हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 11 पेंटिंग फाइन आर्ट सब्जेक्ट का यूनिट 3 का पार्ट 2। यूनिट 3 में बच्चों आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला पार्ट था इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, दूसरा पार्ट है जो मैं आज वीडियो में करवाने वाली हूँ इंडियन ब्रोंज के ऊपर क्या क्या इंडियन ब्रोंज है, और जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इंडो इस्लामिक। तो भैया आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 इंडियन ब्रोंज। इसमें से बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने यूनिट 1 नहीं देखा होगा, 2 नहीं देखा होगा, पार्ट 1 नहीं देखा होगा, तो भाई वो जाके देख के आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोगों को पढ़ाया है। क्योंकि मुझे पता है फाइन आर्ट्स थोड़ी बोरिंग हो जाती है, पर बच्चों को कैसे इंपॉर्टेंट और उतनी चीजें कैसे करवानी है जिससे उनके फुल मार्क्स आ जाए, उस तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो जाओ देख के आ जाओ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। आज मैं शुरू करवाने वाली हूँ भाई पार्ट 2 इंडियन ब्रोंज। रेडी हो जाओ बच्चों, शुरू करते हैं। इंडियन ब्रोंज है क्या? इंडियन ब्रोंज की बात कर रहे हैं, बेसिकली मेटल की बात कर रहे हैं। जो ब्रोंज मटेरियल होता है, जैसे तुम्हारा कॉपर होता है, आयरन होता है, ऐसे ही ब्रोंज होता है। ठीक है, ब्रोंज मटेरियल के ऊपर बात कर रहे हैं। अब क्या इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी? ब्रोंज मटेरियल से बनी 2 इंपॉर्टेंट आपको स्कल्पचर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ 2 ही हैं, बहुत ही छोटी वीडियो है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इंडियन ब्रोंज क्या होता है? इट हैज़ रिच लेगेसी डेटिंग फ्रॉम इंडियन वैली सिविलाइजेशन। तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इंडियन ब्रोंज का ही टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखा है, कि फाइन आर्ट्स ने एक इंपॉर्टेंट इसके ऊपर चैप्टर बना दिया। क्योंकि ये इंडियन वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि यूनिट 1 की मैं बात करूं, वहाँ हमने इंडियन वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा था, और वहाँ से ही हमें देखने को मिला है कि ब्रोंज मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। चोला डायनेस्टी में देखने को मिला, नोन फॉर इट्स रिफाइनिंग ड्रेविडियन स्टाइल। तो जो ड्रेविडियन आर्ट आया, नए नए स्कल्पचर बन रहे, नए नए आर्टिस्टिक चीज़ें बन रही, तो अलग अलग मटीरियल लोग यूज़ करने लगे। पहले मिट्टी करते थे, टेराकोटा टाइप, उसके बाद फिर और एडवांस हुए तो ब्रोंज वगैरह यूज़ करने लग गए। तो अब चोला डायनेस्टी में क्या था, चीज़ों में ब्रोंज मटेरियल यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। टाइप्स ऑफ स्कल्पचर की बात करते हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है भाई? सॉलिड का मतलब होता है जो पूरा एक ही मेटल से बना हो। मान लो मेरे पास ब्रोंज मटेरियल है, उसको मैंने फोल्ड किया, मिक्स किया, कास्टिंग करी और एक तैयार कर दिया। हॉलो का मतलब क्या होता है? जैसे कि तुम्हारी वायर होती है, वायर में क्या होता है? बीच में होल होता है ना। तो जो वायर वगैरह है वो ब्रोंज होती है, जिसमें बीच में से होल होता है, हवा पास हो सकती है, वो वाली बात हो रही है। सिंबोलिज्म क्या सिंबलाइज करता है भाई? सिंबलाइज करता है ब्रोंज एलॉय। एलॉय मतलब पंचालोहम, रिप्रेजेंट्स अर्थ एलिमेंट इंडिकेटिंग डिवाइन प्रेजेंस। बेसिकली ये इंडिकेट करता है अर्थ के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि जो ब्रोंज है ये अर्थ में से ही आया है, तो अर्थ के मटीरियल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, डिवाइन प्रेजेंस। ठीक है, सिंपल सा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारी टीचरों को बड़ा पसंद है, वो ये पूछेंगे लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में। लॉस्ट वैक्स के बारे में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लिखा हुआ है, और मैंने ब्रोंज में भी डाला है, क्योंकि लॉस्ट वैक्स टेक्निक पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या होता है? इट इज़ यूज इन क्रिएटिंग इंट्रिकेट ब्रोंज मटेरियल। अब ब्रोंज है, मेटल है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई क्ले की तरह फोल्ड किया और भाई मूर्ति तैयार हो गई। इसको क्या करना पड़ता है? पिघलाना पड़ता है। पिघला के किसी और चीज़ में फिर इसको ठंडा करके बनाया जाता है। तो ये है, ठीक है, मतलब लॉस्ट वैक्स का मतलब यही है। सॉलिड कैसिंग, पहले क्या करते हैं? डिटेल्ड वैक्स मॉडल विद अ क्ले, उसको मिक्स करते हैं। मेटल पोर इनटू अ डिस्प्लेस वैक्स, तो एक मटेरियल के अंदर वो मेटल डाल दिया जाता है। ठीक है, वो मेटल को डालने के बाद हॉलो कास्टिंग करी जाती है, जिसमें सिमिलर टू सॉलिड बट विद अ क्ले कोर। उसमें क्या करी जाती है? सिमिलर टू सॉलिड क्ले कोर करी जाती है। कहने का मतलब तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बड़ी अच्छी फोटो बनाई हुई है। 3 ही प्रोसेस होते हैं। सॉलिड कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक वैक्स वगैरह का लिया, ठीक है, एक मॉडल तैयार कर लिया, उसके अंदर आपने मेटल को पोर कर दिया। जैसे कि ये तुम्हें दिख रहा है, एक इसने बना लिया, एक जैसे इसको अगर कोई ढांचा होता है, जैसे कोई शेप देनी होती है, तो उसको हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो हमारा ढांचा है उसके अंदर हमने वो मेटल डाल दिया पिघला के। जब वो ठंडा हो जाएगा, मतलब हॉलो कास्टिंग में डाल के, उसको फिर हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे और ये शेप हमें मिल जाएगी। समझ में आ गया लॉस्ट वैक्स क्या होती है? ऑरेंज कलर का ही दिख रहा है ना तुम्हें फोटो में, ये क्या है? एक तरीके का ढांचा है। इसमें गरम मेटल डाल दिया, तो अभी तो वो गरम है, तो जब वो ठंडा होगा तो वो उसकी शेप लेके ऐसे बन जाएगा मटेरियल, और बाहर का निकाल दिया। तो ये टेक्निक यूज होती थी उस टाइम पे, जिसको लॉस्ट वैक्स बोलते हैं। तो हॉलो कास्टिंग क्या होती है? सिमिलर टू सॉलिड बट विद अ क्ले कोर। तो ये क्ले की बनी होती है और इसमें हॉलो होता है, छेद होता है, और वहाँ से मेटल जाता है।
चलो भाई आगे बात करते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर की मेरे को आज बात करनी है इंडियन ब्रोंज के ऊपर, जिसमें से क्वेश्चन ऑफ कोर्स एमसीक्यू में तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला जो स्कल्पचर है वो होता है भैया नटराज, जो कि शिवा के ऊपर है, ब्रोंज स्कल्पचर। नटराजा क्या है, शिवा क्या है, ये जो तुम्हें स्कल्पचर है बड़ा सुंदर स्कल्पचर है। जितने भी आपने डांस टीचर्स वगैरह देखे होंगे ना, वहाँ पे भी ये देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। मतलब मेरे स्कूल में तो वहाँ पे जो एक मैडम थी जो डांस सिखाती थी, तो वहाँ पे वो अपने टेबल पे रखती थी। ये है क्या, ये एक पीरियड होता है 12th सेंचुरी एडी। ये किस पीरियड में बना है ये जो नटराज का इतना सुंदर नटराज बेसिकली ये वो रूप ही है, नृत्य करते वाला, डांसिंग करते वाला, ठीक है, जिसको नटराजा क्या बोलते हैं। नटराजा जो शिवा का रूप है, दैट इज द लॉर्ड ऑफ डांस, क्योंकि वो नाचते हुए आपको दिख रहा है, डांस के पोजीशन में ही दिख रहे हैं, तो इट्स अ लॉर्ड ऑफ डांस, ठीक है। पीरियड क्या है, 12th सेंचुरी एडी में ये हमें देखने को मिला है। डायनेस्टी, किसके राज में ये स्कल्पचर बना था, चोलास, चोला के डायनेस्टी में, चोला के डायनेस्टी मतलब उनके राज्य में ये बना था। कलेक्शन और लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ मिलेगा ये, देखो क्योंकि मैं आपको बताऊँ ये भरतनाट्यम और ये वाले जो हमारे साउथ इंडियन डांस फॉर्म है, ये बहुत ही सीरियस, इट्स डांस फॉर्म, इट्स वेरी सीरियस थिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो हमें कहाँ मिलेगी, तंजौर, ठीक है। तंजौर में यहाँ पे हमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या क्या मटेरियल है, वो है हमारा ब्रोंज है, ठीक है। कलेक्शन की बात कर लेती हूँ मैं, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, कहाँ पे मिलेगा हमें ये, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ठीक है। लोकेशन क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में मिलेगा। कलेक्शन ये वहाँ पे उस जगह पे बना था तमिलनाडु में, बट अभी कहाँ पे है ये, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। थीम, क्या थीम शो कर रहा है भैया, ये दिखा रहा है आपको कॉस्मिक साइकिल ऑफ लाइफ, कि कैसे ये जो सर्कल रिंग है और उसमें ये जो नृत्य करते हुए दिखाए हैं लॉर्ड, ये इट इज़ अ कॉस्मिक साइकिल ऑफ लाइफ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, नटराजा डिपिक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के ऊपर तो देखो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में थीम बताना, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना। तो आपको जब भी कभी कभार ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्शन वाले, तो उनको एक एक डिटेलिंग को आपको क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। तो नटराज डिपिक्ट शिवा एज द लॉर्ड ऑफ डांस, तो नटराज क्या डिपिक्ट कर रहे हैं शिवा को, एज द लॉर्ड ऑफ डांस, कि वो एक भगवान है डांस के, एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। तो डांस क्या होती है, आपके अंदर क्या लेके आती है, कॉस्मिक एनर्जीज लेके आती है। तो ये क्या कह रहा है, इट्स अ एम्बॉडीमेंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इन अ डायनेमिक डांस। तो उनके जो डांस है उसके अंदर क्या है, कॉस्मिक एनर्जी शो हो रही है, दैट रिप्रेजेंट क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। क्योंकि भगवान शिव को डांस करते हुए दिखाया हुआ है, तो हम क्या कहते थे, जो भगवान शिव का आपने देखा होगा तांडव वगैरह या वैसा को डांस देखा है, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स अ क्रिएशन। भगवान शिव क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और उन्हें डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये एक दो पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे कि भगवान ये जो नटराज हैं, इट इज़ इट डिपिक्ट शिवा while dancing. It shows how the cosmic energies go around it, and it represents creation, preservation and destruction. The image captures Shiva in a circle of flame. तो यहाँ पे क्या है, जो शिवा हमें दिखाए हैं ये एक सर्कल ऑफ फ्लेम है, ये दिख रहा है, ये जो इसमें जलती भी दिखाई है ना, आपको लग रहा होगा डिजाइन है, इट्स अ फायर, इट्स जलता हुआ जो दिखाया है, यहाँ पे फ्लेम दिखाया है, विथ 4 hands each सिग्निफाइंग डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। और कितने हाथ दिखाए हैं, 1 जो यहाँ पे डमरू है, एक हाथ से ऐसी वाली मुद्रा बनाई है, एक हाथ से हाथ को ऐसे कर रखा है और दूसरे हाथ को उधर से पकड़ा हुआ है। तो इट बेसिकली द लॉर्ड शिवा हैज़ 4 hands एंड इट हैज़ अ सर्कुलर फ्लेम। One hand holds fire, another drum, one points to his foot and the fourth is gesture of blessing. इस तरीके से डिस्क्राइब करना होता है, ऐसा नहीं है अब मैम इसका हाथ ऐसे, इसको क्या बोले, तो ऐसे बोल दो ना, one hand pointing towards foot, another hand it is having a gesture, मतलब डांस की कोई मुद्रा है, और third hand he is holding a drum and the फोर्थ क्या है, इट्स अ ब्लेसिंग, जो ऐसे करते हुए भगवान देते हैं। द फिगर स्टैंड्स ऑन ड्राफ्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये ड्राफ्ट है, इसके ऊपर फिगर का पूरा स्टैंड हो रखा है, सिंबलाइजिंग इग्नोरेंस, और ये इग्नोरेंस को क्या कर रहा है, सिंबलाइज। समझ में आ गया बच्चों। नटराज के बारे में ज़रूर बताओगे कि भगवान शिव का रूप है, प्रिजर्वेशन एंड क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन की बात करोगे, फिर ये बताओगे कि कितनी ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ हुई हुई है, बाहर एक सर्कुलर रिंग है और ये 4 हैंड जेस्टर्स हैं। इतना बता दो, फुल मार्क्स तो तुम्हारी गारंटी है। चलो लास्ट वाला कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट वाला जो स्कल्पचर है बच्चों, वो है हमारा उमा विच इज़ पार्वती। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जो ब्रोंज है उसमें 2 है,
क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्कल्पचर हैं, तो फाइनल एग्जाम में कहीं प्रॉब्लम ना हो इसलिए बता रही हूँ कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंडियन ब्रोंज की, जब हम ब्रोंज मटेरियल की बात कर रहे हैं तो हमने यूनिट 3 में सिर्फ 2 ही की बात करी है। वन इज योर शिव इन द फॉर्म ऑफ नटराज और दूसरा उमा जो कि पार्वती के नाम से है। तो ये भी क्या है, ब्रोंज स्कल्पचर है, तो बड़ा सुंदर स्कल्पचर है, आपको दिख रहा होगा। कहाँ पे है ये भी अगेन हमें कौन सी डायनेस्टी में मिलेगा, चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी जो है आपकी वो 11th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ब्रोंज मटेरियल को यूज़ किया। ठीक है, अब इसकी लोकेशन, ये जो इसकी लोकेशन है कि ये अभी कहाँ पे है मूर्ति, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। वैसे मुझे पता नहीं पता होगा, आई थिंक आपकी बुक में डिफाइन नहीं है इसकी लोकेशन कि वैसे कि ये कहाँ पे बनी है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या था कि इसका कलेक्शन नेशनल म्यूजियम था बट लोकेशन तमिलनाडु में है ना, इसका आई थिंक कलेक्शन ही है, एक बार आपको लोकेशन चेक करना पड़ेगा, नहीं था शायद। थीम की मैं बात करती हूँ तो ये जो है भाई उमा पार्वती का ये जो आपको दिख रहा है इतना सुंदर, क्या शो कर रहा है ये, फीमेल बॉडी, फेमिनिटी, डिविनिटी। तो डिवाइनिटी और फेमिनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें यार, ठीक है। तो फीमेल बॉडी प्लस डिविनिटी और आइडियलाइज फॉर्म के ऊपर बात करिए। डिस्क्रिप्शन, गॉडेस उमा इज डिपिक्टेड एज बीकॉन ऑफ ब्यूटी एंड मदरहुड। तो यहाँ पे जो पार्वती जी है वो क्या दिखाई है, एज द मदर ऑफ ब्यूटी, मदरहुड, उस चीज़ को उन्होंने डिपिक्ट किया है। द स्कल्पचर शोज इन हर एलिगेंट पोस्चर विद अ हैंड होल्डिंग अ फ्लावर बड। और उनके देखो एक हाथ में क्या है, फ्लावर बड है, जो इनका राइट हैंड है उसमें फ्लावर बड है और लेफ्ट हैंड शी इज जस्ट having loosely pointing towards the foot। फिर आप क्या बोलोगे, she adorned with intricate jewelry highlighting her status as the divine consort of Shiva and great mother goddess। तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या शो कर रही है, एक तो स्टेटस शो कर रही है दैट इट इज़ अ डिवाइन कॉन्सर्ट ऑफ शिवा, शिवा शिव शक्ति को शो कर रही है, प्लस इट्स अ ग्रेट मदर गॉडेस शो कर रही है। जिस तरीके से ज्वेलरीज हैं, आप इनकी इनका जो क्राउन है उसके बारे में भी बोल सकते हो, द क्राउन इज सो इंट्रिकेटेड, द ज्वेलरी इज सो ब्यूटीफुली, कितना ज़्यादा आर्मलेट्स वगैरह पहने उस बारे में भी बता सकते हो, मतलब जितना डिस्क्राइब करना चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है। लास्ट पेज है, थोड़े से क्वेश्चंस मैंने पता नहीं आजकल अपने नोट्स में ना थोड़े से क्वेश्चंस वगैरह डाल दिए, एटलीस्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कि थोड़े से कर लोगे तो एक रिवीजन हो जाता है, राइट। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया था, तो बस एक पेज का रिवीजन है, जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है बच्चों, नटराज के बारे में भी पढ़ा और दूसरा हमने उमा स्कल्पचर के बारे में भी पढ़ा। नेम द मीडियम ऑफ नटराज स्कल्पचर। ऑफकोर्स दोनों ही नटराज और उमा किससे बने हैं, ब्रोंज मटीरियल से बने, तभी तो इंडियन ब्रोंज के चैप्टर के अंदर है। इन विच सेंचुरी वॉज नटराज स्कल्पचर, नटराज स्कल्पचर कौन सी सेंचुरी में है, 12th सेंचुरी एडी, 12th सेंचुरी एडी। विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद नटराज एंड उमा। जैसे कि मैंने बात करी कि नटराज और उमा दोनों ही स्कल्पचर बड़े सुंदर हैं और ये दोनों एक ही डायनेस्टी से आए हैं, विच इज ऑफ चोला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी। वेयर इज द ओरिजिनल नटराज स्कल्पचर लोकेटेड, तो जहाँ पे ये बना था दैट वाज इन तमिलनाडु, बट अब ये है कहाँ पे, ओरिजिनल वाला कहाँ पे, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। क्योंकि अब जितने भी पुराने स्कल्पचर हैं तो उन्होंने क्या करा आर्कियोलॉजिस्ट ने कि वो अलग अलग म्यूजियम्स वगैरह में प्रिजर्व करवा दिया। तो यहाँ पे कहाँ मिलेगा हमें, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। वट इज द नटराज स्कल्पचर अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो नटराज है, भगवान शिव है डांस करते हुए, उनके पीछे जो सर्कल है वो क्या शो कर रहा है, मतलब क्या उसका कोई डीप मीनिंग है। तो वो शो क्या करता है, यूनिवर्सल सर्कल ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ चलती जा रही है चलती जा रही है, इट्स अ यूनिवर्सल नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ लाइफ। विच हैंड जेस्टर इन द नटराज स्कल्पचर सिग्निफाइज फियरलेसनेस। तो नटराज के स्कल्पचर में ऐसा कौन सा हाथ है जो कि फियरलेसनेस शो कर रहा है, मतलब किसी से डरो मत, दैट इज अ अभय मुद्रा। कौन सी मुद्रा है, अभय मुद्रा। What does the dwarf under the नटराज फुट रिप्रेजेंट। जैसे हमने जो नटराज का स्कल्पचर देखा था तो उसमें 4 हाथ थे, एक में डमरू था, एक में मुद्रा थी, एक में वो हाथ नीचे की तरफ शो कर रहा था और एक में वो अपना जेस्चर दे रहे थे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ कि नटराज फुट क्या शो कर रहा था, ड्राफ अंडर नटराज फुट शोज इग्नोरेंस। वो क्या था, इग्नोरेंस। वट आइटम इज उमा डिपिक्टेड एज होल्डिंग इन हर स्कल्पचर। तो उनके जो एक हाथ है, एक हाथ तो सीधा है उनका प्लेन है, तो उमा का जो दूसरा हाथ है उसमें क्या है, फ्लावर बड, एक सुंदर सा फ्लावर बड बना हुआ है। वट कास्टिंग मेथड इज यूज फॉर मेकिंग ब्रोंज स्कल्पचर। जितने भी तुम्हारे ब्राउन स्कल्पचर्स वगैरह हैं, ब्रोंज स्कल्पचर है, उसका एक ही टेक्निक है उसको बनाने का, क्योंकि मेटल है, ब्रोंज क्या होता है, मेटल है। तो कोई भी मेटल में डील करोगे तो क्या होता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, कि तुम उसको हाई टेम्परेचर पे पिघलाते हो, फिर एक मटेरियल में डालते हो और वो शेप ले लेता है तो बाहर निकल
निकाल लेते हो। व्हाट डज पंचालोहम रिप्रेजेंट इन चोला ब्रोंज। तो जैसे चोला डायनेस्टी में इतना ज़्यादा ब्रोंज मटेरियल यूज़ हो रहा था, तो पंचालोहम मतलब द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। पंचालोहम इज 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, राइट। तो दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रोंज स्कल्पचर्स आर देयर। तो देखो ब्रोंज स्कल्पचर 2 ही हो सकते हैं, या तो पूरा मटेरियल भरा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मूर्ति का हाथ बनाना है तो पूरा मटेरियल अंदर से भरा हो, या फिर बाहर मटेरियल और अंदर से खोखला हो। तो 2 ही टाइप से हो सकती है, वन इज योर सॉलिड एंड अनदर इज योर होलो। वट इज़ द मटीरियल ऑफ द चोला ब्रोंज स्कल्पचर। तो जो उनका ब्रोंज स्कल्पचर है उसमें जो ब्रोंज है ही क्या, ब्रोंज खुद में एक मेटल है जो कि मिक्स किससे बना है, थोड़ा सा गोल्ड लेके, जिंक लेके, कॉपर लेके, अलग अलग मेटल को मिक्स करके ब्रोंज मटेरियल बना है। डिस्क्राइब द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक क्या होती है, बेसिकली ये इन्वॉल्व करती है एक वैक्स मोल्ड को, इन विच यू आर पोरिंग द मेटल, okay, and once the metal will get shape you will remove the clay model. So that is your lost wax casting technique. So hello bachcho, I think that you love this video and you are very excited for your last part of the video which is Indo Islamic part. और उसके बाद हमारा क्लास 11th का पूरा सिलेबस खत्म और मज़ा आ गया है और फुल मार्क्स आ रहे हैं और ढंग से समझ में आ रहा है। तो डू लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो मेक श्योर टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स।